हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति वासवानी। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे हर आईएमपी थियरी की एम्स एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, बीकॉम एमकॉम। तो ये फर्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है बीकॉम सेमेस्टर 1 का, स्कोप ऑफ मार्केटिंग या फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। अब आप जब भी ये वर्ड आता है ना मार्केटिंग, तो हम यही सोचते हैं कि मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइज करना, बट नहीं। मार्केटिंग में कई सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते, फंक्शंस इंक्लूड होते। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो यही आज हम समझेंगे कि क्या कौन से एक्सेप्ट्स इंक्लूड है, क्या फैक्टर्स इंक्लूड है। तो फर्स्ट है हमारा मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च मार्केट रिसर्च में हम क्या करते हैं, जानते हैं कि जो कस्टमर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है, उसका टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस, फैशन। तो हम वो कैसे जानेंगे? हम पर्सनली एक एक कस्टमर से तो हम नहीं पूछ सकते कि आपको क्या पसंद है या आपकी मतलब क्या नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो उसकी क्या है, मेथड्स है। सैम्पल मेथड, क्वेश्चनरी मेथड, सेल्समैन, कंज्यूमर कमेटी। जो हम एक फॉर्म बनाते हैं क्वेश्चनरी में 20 to 10 क्वेश्चन का, जिससे हमें पता चलता है कि जो कस्टमर है उसकी क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट, वो कैसा प्रोडक्ट चाहता है। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम पूछेंगे कस्टमर से कि आपको किस टाइप का सोप चाहिए, तो वो बताएगा कि मुझे नॉन केमिकल चाहिए, इसमें केमिकल नहीं होने चाहिए, मॉइस्चराइजिंग होना चाहिए। यानी वो अपना बताएगा और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये फर्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च में क्या इंक्लूड होता है, एक स्वॉट एनालिसिस। थ्रू स्वॉट एनालिसिस हमें कस्टमर के बारे में जानने में और ज़्यादा आसानी होती है और प्रोडक्ट बनाने में। स्वॉट एनालिसिस मतलब एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी, टी स्टैंड फॉर थ्रेट। अब जो ये एस और जो हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस है ना, वो इंटरनल है, मतलब वो हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड होते हैं। बट जो ओ और टी, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है। देन हम आते हैं कि हमने अब रिसर्च कर लिया कि हमारे कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए। तो सेकंड स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ गुड्स। अब हमने सोच तो लिया कि हम प्रोडक्ट बनाएंगे, बट कैसे बनाएंगे? तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, और हर रॉ मटेरियल जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमें मटेरियल चाहिए वो हर टाइम अवेलेबल हो। तो सेकंड स्टेप आता है हमारा कलेक्शन ऑफ गुड्स। इसमें फर्स्ट आता है जो गुड्स सीजनल होते हैं, वो हमेशा प्रोड्यूस नहीं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लो आप, बेस्ट एग्ज़ाम्पल है मैंगो। अब मैंगो आपको थोड़ी ना 12th मंथ खाने मिलते हैं, नहीं ना। वो सिर्फ समर सीज़न, एक पर्टिकुलर सीज़न में ही अवेलेबल होते हैं। तो जो बिज़नेस के जो बिजनेसमैन होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन्स होते हैं, वो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है वो एकदम बल्क में परचेज कर लेते हैं, जिससे वो पूरे साल उसका प्रोडक्शन कर पाए। उसको स्टोर कर लेते हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को सिलेक्शन ऑफ गुड्स चाहिए, वो एकदम वैरायटीज चाहता है। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो पहले से ही सब रॉ मटेरियल जो उसकी एसेंशियल
गुड्स है वो पहले से ही कलेक्ट कर लेता है। और जो कुछ गुड्स होते हैं वो सिर्फ स्मॉल स्केल पर ही प्रोड्यूस करते होते हैं, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं किए जाते। तो ये सब क्या करता है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर होता है या बिजनेसमैन होते हैं, वो पहले रॉ मटेरियल कलेक्ट कर लेते, जो गुड्स वो पहले से ही स्टोर कर लेते, जिससे वो आगे का प्रोसेस इजीली कर पाए। देन सेकंड स्टेप आता है प्रोसेसिंग। अब हमने रॉ मटेरियल ला लेके आए, अब हम उसको क्या करेंगे, ऐसे ही तो हम कस्टमर को नहीं बेच देंगे कि भाई रॉ मटेरियल आ गया चलो अब सेल करो, नहीं। उसको हम, जो हमारा रॉ मटेरियल उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फिनिश्ड गुड में। तो उसकी भी प्रोसेस होती है। जो अलग अलग गुड्स होते हैं उन उनमें हमें अलग अलग टाइप्स की प्रोसेस करनी पड़ती है, उनको फिनिश्ड गुड में कंप्लीट करने में। उनको मैन्युफैक्चर, जैसे कि इधर एग्जाम्पल कॉटन गिनिंग, तो प्रेसिंग प्रोसेस, और ऐसे कई सारी। और नेक्स्ट दिया है पेट्रोलियम एनालिटिकल प्रोसेस। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, कार, जिसकी हमें कार मैन्युफैक्चर करनी है, तो हम पार्ट्स वो सब ला दिए, तो अब हम उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसकी असेंबलिंग करेंगे और उसको फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करेंगे। अब हम थे ना मार्केट में, हमने पार्ट्स ला दिए, तो डायरेक्ट हम पार्ट्स ही तो से नहीं देंगे ना, एक कार पूरी मैन्युफैक्चर करेंगे जो कस्टमर उसको यूज़ कर पाए। देन प्रोसेस, नेक्स्ट हमारा आता है एंड स्टैंडर्ड ग्रेडिंग। तो हम पहले हम समझेंगे स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब, जैसे कि हम एक पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप आईफोन ले लो या कोई भी प्रोडक्ट ले लो, जैसे कि हम आईफोन लेते हैं, तो आप आईफोन अहमदाबाद में परचेस कर रहे हो और कोई आईफोन मुंबई में परचेस कर रहा है, तो वो आईफोन अलग अलग होता है। कोई आईफोन मोटा, कोई आईफोन पतला, कोई आईफोन छोटा बड़ा, नहीं, स्टैंडर्ड सब सेम होते हैं एकदम। तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट है, भले वो कहीं पे भी प्रोड्यूस हो रहा हो, मैन्युफैक्चर्ड हो रहा हो, बट उसकी जो क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेबिलिटी, सब क्या होता है, सेम होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। उस अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड वो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इन सिंपल वर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रोसेस है जो एक सेट करता है कि इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी होनी ही चाहिए। अब जैसे कि हम अहमदाबाद में परचेस करते हैं आईफोन, तो क्या उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, या फिर जैसे कि हम कोई दूसरी स्टेट में परचेस करो तो वो अच्छी क्वालिटी, नहीं। हर स्टेट, सिटी, कब कहीं पे भी आईफोन परचेस कर लो, उसका क्या, वो सेम ही होगा प्रोडक्ट। तो उसका मतलब ये दैट्स मीन स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट करना प्रोडक्ट का। देन ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है, एक इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझेंगे। ग्रेडिंग मतलब, जैसे कि एप्पल। अब जो आप जाओ कहीं एप्पल एप्पल लेने हम जाते हैं, तो कोई मस्त लाल लाल बड़े बड़े मस्त एप्पल होते, तो वो 200 kg होते हैं। 200 kg का हमें मिलता है, 1 kg 200 का। देन कोई छोटा सा एप्पल हो, मतलब इतना अच्छा ना हो, तो 180 के होते हैं, और उससे भी कोई हो लो क्वालिटी तो वो 150। तो इसका मतलब ग्रेड देना कि ये प्रोडक्ट एज पर प्रोडक्ट क्वालिटी, ये प्रोडक्ट जितना अच्छा उसको हम ग्रेड देते हैं। जैसे कि हमारा जो, आप हमारे जो, आपको पता है प्रोडक्ट परचेज करते, उसमें IIC मार्क होता है, IFC मार्क होता है,
फिर एजी मार्क होता है। ये सब क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी को शो करता है कि ये प्रोडक्ट कितनी अच्छी क्वालिटी का है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। एक और एग्जांपल लेते, जैसे कि आप आपकी बुक में ही दिया है कि जब हम राइस परचेज करते हैं उसमें कितने सारे डिफरेंट क्वालिटी के राइस होते हैं, जीरा सर, बासमती, कोलम। तो हमें उसकी क्वालिटी, जो उसकी अलग अलग डिफरेंट क्वालिटीज़ जो होती, वही क्या होता है ग्रेडिंग देना। यानी आपको पता है, हम जब जब हम स्कूल में अभी भी एक एग्जांपल लेते हैं मस्त वाला, जिससे आपको एकदम और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे कि जो टॉपर्स होते थे या जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, तो उनको पता है ग्रेड दिया जाता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तो जो जितनी अच्छी क्वालिटी होती है उसको एक ग्रेड देते, और जो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं होता उसको कौन सा कम, यानी उसको हम ग्रेड देते कि जो अच्छी क्वालिटी है। हम एक गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी को क्या अलग करते हैं, उसको हम ग्रेड दे के कि ये क्वालिटी कैसी है और ये क्वालिटी कैसी है, तो उसको हम एज अ ग्रेड देते हैं। देन ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग मतलब जो प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट जो कंपनीज बहुत ही फेमस हो जाती है, तो वो का एक प्रेस्टीज अर्न करती है, उस कंपनी की गुडविल होती है मार्केट में। कुछ कुछ प्रोडक्ट पता है उसके नाम से बिकते हैं, ब्रांड होता है। और वो ब्रांड कैसे बनता है, उनके नेम, उनका एक नेम होता है, कोई सिंबल रखा होता है, कोई नंबर रखा होता है। जो ब्रांड है वो हम किससे रजिस्टर्ड करवाते हैं, गवर्नमेंट से। और एक ट्रेडमार्क होता है, इट कैन नॉट बी यूज बाय अदर फॉर देयर। और पता है उसमें कॉपीराइट, जैसे कोई ये प्रोडक्ट बना नहीं सकता है, प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इफ़ अगर कोई ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस करता है तो उस पर लीगल एक्शंस लिए जाते हैं। अब कुछ हम एग्जांपल लेते हैं ब्रांडिंग के। अब ये सब तो ताज ब्रांड टी, मोंकी ब्रांड टूथ पाउडर, एलिफेंट ब्रांड सीमेंट, ये सब पुराने ज़माने के ब्रांड है, शायद आपने ये देखे भी नहीं होंगे। अभी हम टी में बोले ब्रांड तो वाघ बकरी, और इधर लिखा है टूथ पाउडर मंकी ब्रांड। अब हमने तो ये सब कभी नहीं देखा, पर अभी हमें बोले कि कोल ये टूथ पाउडर या टूथपेस्ट, तो हम किसका नाम आता है, कोलगेट का। मतलब वो ब्रांड बन गई है, यानी ऑलमोस्ट वो अपनी चीज़ें एस उनकी उनकी ब्रांड से बिकती है। ये गोदरेज, हाँ गोदरेज अभी भी चल रहा है। देन हम आते हैं अपनी प्राइसिंग पे। अब हमने ब्रांडिंग कर ली, मतलब ब्रांड समझ लिया। अब आता है प्राइसिंग। अब प्राइसिंग कैसे सेट करेंगे, एक जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि जो गुड्स हम बना रहे हो उसकी एक कॉस्ट है, यानी जो रॉ मटेरियल सब मिला के प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है। बट उसमें हमें और भी और भी एक्सपेंस ऐड करने होते, जैसे कि अब प्रोडक्ट बन गया तो हम उसकी पैकेजिंग करेंगे, उसकी एडवर्टाइज होगी, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है वो सब क्या ऐड किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। देन उसकी प्राइस सेट की जाती है। और जो प्राइस है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, रीज़नेबल। इफ़ प्राइस बहुत ज़्यादा होगी तो भले प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट उसकी इतनी डिमांड नहीं होगी मार्केट में। तो जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो हमेशा रीज़नेबल होनी चाहिए, तो कंज्यूमर उसको इजीली बाय करेगा। देन आता है हमारा पैकेजिंग। पैकेजिंग, अब हमने प्राइसिंग सेट कर ली, तो पैकेजिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज आजकल लोग, पहले हम पहले पैकेजिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए
हम इतनी अच्छी पैकेजिंग करते हैं कि लोग हमारा पता है वो देख के लेते हैं कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है। अगर पैकिंग एकदम अच्छी तरह की गई हो, सबसे अलग हो उसका, पैकेजिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं कि क्या साइज़ होगा, क्या शेप होगा। पैकेजिंग में और कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती लाइक आप जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, कोई भी फूड, तो उसमें पीछे ना पैकेजिंग में सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसके इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कस्टमर केयर, कौन कस्टमर केयर का नंबर, नहीं हर चीज़ उसमें अवेलेबल होती। तो पैकिंग क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट, और पैकिंग भी, और जो पैकिंग होती है वो भी अलग अलग, वो क्वांटिटी अलग अलग तरह की, जैसे कि जूट बैग, इसमें आपको एग्जांपल दिया, जूट बैग्स, वुडन बॉक्स, आयरन शीट, कार्टून्स, पेपर बॉक्स, यानी आजकल पैकिंग के भी कई सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है। और एक और, हम पैकिंग क्यों करते हैं कि जो प्रोडक्ट है हम जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो सेफली पहुँचे कस्टमर तक, उसमें कुछ डैमेज, अगर हम पैकेजिंग अच्छी तरह करेंगे तो जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, उसमें डैमेज नहीं होगा। जैसे कि बॉक्स हो गया, कोई प्रॉपर कंटेनर में जब प्रॉपर उसकी पैकेजिंग होती है तो जो गुड्स होते हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। तो इसलिए भी हम पैकिंग हमें अच्छी तरह करनी चाहिए। दैन शॉर्टेज ऑफ गुड्स, स्टोरेज ऑफ गुड्स। अब हमने पैकिंग कर ली तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वो हमेशा गुड्स लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं। कैसे, वो अगर जो प्रोड्यूसर है वो कम क्वांटिटी बनाएगा गुड्स की, तो उसको वो जो गुड्स हैं वो एक्सपेंसिव पड़ेंगे, महंगे पड़ेंगे। इफ़, और ऑलमोस्ट हर प्रोड्यूसर ना प्रोडक्ट हमेशा, गुड्स हमेशा लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है होलसेल में, तो उसकी क्या कॉस्ट कम आती है। और कुछ जो गुड्स होते हैं वो सीजनल होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर सीज़न पे ही सेल होते हैं, पूरे साल उनकी सेल नहीं होती। तो हमें वो गुड्स क्या स्टोर करने पड़ते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम स्टोर कहाँ करेंगे, हम स्टोर करेंगे वेयर हाउस में, गोडाउंस होते हैं जहाँ पे जो गुड्स को प्रॉपरली स्टोर किया जाता है कि वो लॉन्ग टाइम तक चल पाए, वो ख़राब ना हो। अब इसमें गुड्स में भी अलग अलग टाइप आते हैं। कुछ गुड्स होते हैं वो ये रिसाइबल गुड होते हैं, वो जल्दी ही ख़राब हो जाते, तो उनको हम ऐसी जगह स्टोर करते हैं, वो एसी, वो कोल्ड स्टोरेज आती है जहाँ पे मतलब वो एसी फ्रिज टाइप होता है। तो जो हमारे जो प्रिसाइबल, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, वो उस जगह, वो भी कितने डेज तक वो हम स्टोर कर सकते हैं, लाइक 1 मंथ या उससे भी कम। ध्यान आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग के लिए। अब हमारे गुड्स बन गए, हमने स्टोर भी किए, सब किया, पैकेजिंग की। अब हम उस गुड्स को ऑन टाइम मार्केट तक पहुंचाना, कस्टमर तक पहुंचाना, वो मेन बात है। और जब हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम रॉ मटेरियल भी लाते हैं बाहर से, देन रॉ मटेरियल्स लाते हैं और गुड्स फिर कंज्यूमर तक पहुंचाते। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके कई सारे वे होते हैं, लैंड, सी, एयर वे। देन इन मॉडर्न एज इफ़ द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट प्रॉपर, अब जो मॉडर्न टाइम है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो अच्छा नहीं होगा, इनएफिशिएंट होगा, तो डिफ़िकल्टी होगी प्रोड्यूसर टू सप्लाई गुड्स टू द कस्टमर एट डिफरेंट प्लेस। अब आप पता है ऑनलाइन हम ज़्यादातर अब गुड्स परचेज करते हैं, तो आपने देखा होगा
कि एक ऑन टाइम हमारे गुड्स हमारे तक पहुंच जाते, तो कैसे पहुंचते हैं? हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या एफिशिएंट है। इस वजह से जो हमारे गुड्स होते हैं ऑन टाइम, अब तो और न्यू निकला है ट्रांसफो वो ब्लिंकिट जैप्टो, ऑन स्पॉट हमें जो भी चाहिए होता है इन 10 to 10 मिनट्स, ये उससे भी कम हमारे घर तक हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। अब सर्विस बेटर होती जा रही है पहले से, इसके लिए। देन इंश्योरेंस। अब अब हम जब जो गुड्स लॉन्ग रूट तय करते हैं, मतलब दूर दूर सप्लाई, जैसे कि गुजरात से मुंबई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, या कोई और सिटी में, या तो जब हम गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सप्लाई कर रहे होते, तब हम तब कोई भी चांसेस हो सकते हैं गुड्स के डैमेज होने में, एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर जो हमारे गुड्स स्टोरेज वेयर हाउस में होते तो थेफ्ट होने का, फायर, यानी कई सारे पॉसिबिलिटीज़ है कि वो गुड्स गुड्स थेफ्ट हो, चोरी हो सकते, चल सकते, कुछ भी, मतलब हमारा गुड्स डैमेज हो सकता है। तो उससे बचने के लिए कि हमारा लॉस ना हो, तो जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करवाता है, उसका उसका इंश्योरेंस कराता है, जिससे आगे चल के जो भी अगर गुड्स डैमेज हो या लॉस हो वो उसका कवर हो जाए। देन हमारा आता है फाइनेंस। अब फाइनेंस तो फाइनेंस के बिना तो मार्केटिंग एक्टिव फंक्शन में कुछ काम ही नहीं है। फाइनेंस क्या है? हमारा बैकबोन है मार्केटिंग का। फाइनेंस के बिना मतलब आप सोच सकते हो कि ना सुबह हो सकती है ना रात। हर एक्टिविटी, हर फील्ड में फाइनेंस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि फाइनेंस के बिना हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। हर जगह, हर स्टेज हमें फाइनेंस इम्पॉर्टेंट है। इन स्टार्टिंग आप ले लो, हमें अगर रॉ मटेरियल परचेज करना हो तो फाइनेंस होगा तो ही कर पाएंगे ना। विदाउट फाइनेंसिंग क्या करेंगे? फाइनेंस हमें हर एक्टिविटी में नीड है। हमें पैकेजिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है, प्रमोशन करना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, सारी एक्टिविटी में फाइनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन एडवर्टाइजमेंट। अब आया इन मॉडर्न एज, advertise play an important role in popularizing the good in the market। अब इन मॉडर्न टाइम ना एडवर्टाइजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि एक कंपनी है, उनने ना न्यू प्रोडक्ट बनाया, तो कैसे पता चलेगा कस्टमर्स को कि ये प्रोडक्ट है, इसके क्या यूज़ है, ये क्यों, इसकी क्या क्वालिटीज़ है? तो थ्रू मार्केटिंग, थ्रू एडवर्टाइजिंग हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, जिससे कस्टमर्स को पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है उसके क्या यूज़ है, ये हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। और जो एडवर्टाइज है ना, वो अवेयरनेस क्रिएट करती है। कस्टमर को पता चलता है कि ये जो गुड्स है वो क्यों नीड है। तो ये जो एडवर्टाइज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे मार्केटिंग के लिए। देन नेक्स्ट इज, हाँ, और जो हम एडवर्टाइज़ है वो हम कैसे करते? थ्रू रेडियो, टेलीविज़न्स और सोशल मीडिया। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। हम थ्रू सोशल मीडिया भी कितने सारी आराम से एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। और जो पहले के ज़माने में और अभी भी सबसे पॉपुलर है रेडियो और टेलीविज़न। अभी भी अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट देख ले टेलीविज़न पे, टीवी पे,
तो हम वही दूसरे दिन परचेज करके आते कि हाँ ये न्यू प्रोडक्ट है, क्यों ना चलो इसको हम, यानी टेलीविज़न, फिर होर्डिंग्स, बाहर होर्डिंग्स लगाते हैं, पोस्टर्स लगते हैं। तो ये जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आजकल जो ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, हमारी सेल्स तो उससे इंक्रीज हो, बट जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस हो वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, कम से कम एक्सपेंस में हमें हमारा एडवर्टाइज करना चाहिए। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, सप्लाई करना फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस। अब जैसे कि एक प्रोडक्ट है, हम अहमदाबाद में बना रहे हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन हम अलग अलग स्टेट्स, हर जगह करते, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। जो उसकी सप्लाई है, जो हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं कंज्यूमर को, वो हमेशा परफेक्ट। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है पार्ले जी। आप कोई भी स्टोर पे चले जाओ, कोई भी किराना, कहीं पे भी किराना स्टोर हो, या फिर वो पान का गल्ला हो, या आपके आसपास की कोई भी स्टोर हो, आपको इजीली हर जगह पार्ले जी का बिस्कुट तो मिल ही जाएगा। तो क्यों? कि उसकी सप्लाई स्ट्रांग है। वो उसको पता है कि उसको कैसे सप्लाई करना है। और सप्लाई हम कैसे करते हैं? थ्रू होलसेलर, रिटेलर्स, एजेंट्स। देन आता है सेल्स। अब जो मेन एम है मार्केटिंग का, वो क्या है? सेल्स। अब मेन एम सेल्स क्यों है? सेल्स करेंगे तो प्रॉफिट होगा, और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। इन शॉर्ट कहे ना तो मार्केटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग प्रोडक्ट टू द कस्टमर। मार्केटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो गुड्स सप्लाई किए जाते हैं कस्टमर तक। तो जो सेल्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सेल्स कैसे कैरीड होती है और किसके थ्रू हमारी सेल्स बढ़ती है? थ्रू मार्केटिंग। मार्केटिंग के थ्रू हमारी सेल्स बढ़ती है एडवर्टाइज करने से, क्योंकि कस्टमर्स को पता चलता है हमारा गुड्स क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके क्या यूजेस हैं। और सेल्स के भी मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड मतलब जो हम सेल्स करते हैं थ्रू शॉप्स, रिटेलर। बट इनडायरेक्ट मेथड में इंक्लूड होते हैं होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स। यानी उसमें फिर वो पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती है। आपको द गुड प्रोड्यूस होता है, देन होलसेलर उसे, होलसेलर के पास होलसेलर परचेज करता है। देन होलसेलर्स, होलसेलर से कौन परचेज करता है? रिटेलर। और रिटेलर से परचेज करता है कंज्यूमर। तो ये क्या, एक चेन है। इसमें क्या इंक्लूड है? एजेंट्स इंक्लूड है, मिडल पार्टीज इंक्लूड है। देन आता है हमारा 15 आफ्टर सेल्स सर्विस। अब हमने गुड्स सेल्स किए तो वहीं पे हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आफ्टर सेल्स सर्विस आज के मॉडर्न के टाइम में। क्यों? क्योंकि आफ्टर सेल्स सर्विस अगर अच्छी नहीं होती तो कस्टमर कभी भी हमसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। इफ़ हमारी इफ़ नहीं, हमारी होनी ही चाहिए। जो आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही अच्छी होती है, बेटर होती है। और हम कम जो कस्टमर की कंप्लेन है उसको इजीली सॉल्व करते हैं। कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो या इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर के पास आ जाता है, तो हम उसको सेटिस्फाई करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो जो कस्टमर है वो वापस आएगा हमसे हमसे गुड्स लेने, प्रोडक्ट लेने। इसमें एग्जांपल दिया है कि जो फ़िलिप्स कंपनी है उसके कितने सर्विस सेंटर है? 140 से ज़्यादा सर्विस सेंटर है, वो भी हर
स्टेट में, तो आप सोच सकते कि वो कितनी बेटर वे में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। देन हमारा लास्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो बिजनेस होता है ना, उसकी भी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी को लेके। तो मार्केटिंग का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट। बट एट द सेम टाइम बिजनेसमैन को सोसाइटी को सोसाइटी को भी लेके साथ में चलना चाहिए। उसकी भी रिस्पॉन्स को क्या करेक्ट या सही सही वो प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट होता है ना, उसके बारे में सही चीज़ बतानी चाहिए कि प्रोडक्ट का यूज़ क्या है। विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन देयर इज़ अ इंक्रीज इन सोशल अवेयरनेस। जैसे कि जो प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में उसको राइट थिंग्स बतानी चाहिए, कि ऐसे नहीं कि वो फॉल्स एडवर्टाइज कर रहा हो, नहीं। उसको प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए मार्केट में। तो ये जो बिजनेस होता है उसकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है सोसाइटी को लेकर। और जो बिजनेस होता है वो भी हेल्प करते हैं सोशल वेलफेयर में। देन इफ़ जो it will be affect prestige of company, so all steps should be taken by management that customer are not put in difficulty while using the product। देखो, अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, अगर वो इन्फीरियर क्वालिटी का या ऐसा, अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम कोई फ़ोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस करते हैं, या वो ईवी स्कूटी, ईवी एक्टिवास वो बहुत निकली है। अगर कोई कस्टमर ने परचेस की ईवी और वो अभी बीच में पता चला कि वो बहुत ही ब्लास्ट हो रही है, तो अगर ऐसे ही जो प्रोडक्ट होंगे जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, तो उसमें क्या, जो कंपनी की प्रेस्टीज होती है, जो कंपनी की गुडविल होती है, कंपनी का नाम होता है, वो मार्केट में फिर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो हमेशा जो बिजनेस है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट सप्लाई करे, ऐसे प्रोडक्ट दे जो परफेक्ट हो, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट ना हो। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उसको वो सॉल्व करे। इन लास्ट, जो मार्केटिंग है वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। कंपनी अर्न प्रॉफिट बाय गिविंग सेटिस्फिकेशन टू कस्टमर। मार्केट इंक्लूड मैनी फंक्शन। जो कंपनी है वो अर्न प्रॉफिट कैसे करती है? गिविंग, अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है, कस्टमर हैप्पी है, तो बिजनेस तो बाकी मस्त चलने वाला है। तो हमारा मेन, और जो कंज्यूमर होते, कस्टमर होते, वो क्या होते हैं, किंग ऑफ द मार्केट। तो हाँ, अगर हमारे कस्टमर हैप्पी है उन तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे जो गुड्स है, वो ऑटोमेटिकली हमारे सेल्स इंक्रीज़ होगा। सेल्स इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो जो हमारे गुड्स है वो हमेशा गुड इन क्वालिटी होने चाहिए और रीज़नेबल प्राइस पे होने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Please like, share and subscribe my channel.